जय हिंद फ्रेंड। यह वीडियो का दूसरा सीरीज है जिसमें आपको बिहार में जितना भी प्रश्न पूछा गया है उस सब का सेट है, जिसमें आपको पहला सीरीज का वीडियो बना दिया गया है और यह दूसरा सीरीज है। यह पहला सीरीज का प्रथम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महाकाल के समकालीन था। ऑप्शन ए है महापद्म नंद, दूसरा है घनानंद, तीसरा है सुकल्प और तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा घनानंद। फ्रेंड, अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यह सही प्रकार के परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें है कि नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था जो सिकंदर का समकालीन था। उसने यूनानी लेखकों अग्रमीज कहा जाता है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताता है। भाग्यशाल उनका सेनापति था। अब अगला प्रश्न है मौर्य काल से, जो मौर्य काल से मतलब पूछा गया है। प्रश्न है सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी। तो ऑप्शन ए है विलियम जोन्स, ऑप्शन बी है बी स्मिथ, ऑप्शन सी है आर के मुखर्जी, ऑप्शन डी है डी आर भंडारकर। तो सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसके द्वारा किया गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विलियम जोन्स। इसमें आपको विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। एपियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस के रूप में जबकि जस्टिन स्ट्रोबो तथा एरियन ने सेंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। प्लूटार्क और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की महान भेंट का उल्लेख किया है। तो सबसे पहले विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। अगला प्रश्न है कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है कनिष्क, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। इसमें है कि चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था और वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भाग पर अपना शासन स्थापित किया था, जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन था। बिंदुसार, बृहदत्त, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसका समय 321 से 184 ईसा पूर्व था। उसके बाद कुषाण वंश, गुप्त वंश और वर्धन वंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त किया था। ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है बिंदुसार, ऑप्शन डी है कुणाल। तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त ने दक्कन के विजय की प्राप्त किया था। इसमें आपको है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत यानी दक्कन की विजय प्राप्त किया था। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेख, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होता है। दक्षिण भारत के अनेक स्थलों से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुआ है। अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को ही
देना पड़ता है। बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है। इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। जैन एवं तमिल साक्ष्य के भी चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की पुष्टि करता है। अगला प्रश्न है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो कौन सा है? भास का है, शूद्रक का है, विशाखादत्त का है, अश्व घोष का है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विशाखादत्त। कहता है कि विशाखादत्त कृत रौद्र राक्षस जो है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होता है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को महापद्मनंद या अन्य नाम नंद का पुत्र माना गया है। मुदा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल या कुलीन कहा गया है। 18वीं शताब्दी में ढोंढीराज ने मुदा राक्षस पर टीका किया था। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज दूत था। मेगास्थनीज किसका दूत था? ऑप्शन सेलुकस निकेटर का था, सिकंदर का था, डेरियस का था, यूनानियों का था। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सेलुकस निकेटर। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के दरबार में सेलुकस का राजदूत रह चुका था। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटा है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन सी 7। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 7। कहता है कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला है दार्शनिक, दूसरा है कृषक, तीसरा है पशुपालक, चौथा है शिल्पकार और व्यवसाय, पांचवा योद्धा, छठा है निरीक्षक, सातवां है मंत्री और उपदेशक। यानी मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तिका इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया है। जो यह 7 वर्ग दिया गया है। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर ब्याह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशे अपना सकता था। तो आपको जब क्वेश्चन पूछे कि भारतीय समाज को मेगास्थनीज के अनुसार कितने वर्गों में बांटा गया है तो इसका सही उत्तर आपको 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए है दिव्यावधान, ऑप्शन बी है अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी है इंडिका, ऑप्शन डी है अशोक के शिलालेख। इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा इंडिका में। इंडिका जो है मेगास्थनीज का पुस्तक था जिसमें इसकी चर्चा किया गया है। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका में प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर परिषद की 5 सदस्यों की 6 समितियां का उल्लेख किया है और वह नगर के पदाधिकारियों को स्टियानोमाई कहता था। यह पूछे प्रश्न में कि जो है नगर के पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था? स्टियानोमाई कहा जाता था और परिषद को 5 सदस्यों में विभाजित किया गया था और कुल 6 समितियां थी। अगला प्रश्न है कि आपको मिलान करना है, घटनास्थल और संबंधित व्यक्ति का मिलान करना है। तो इसमें आपको मिलान करना है कि चोल गंगम झील किससे संबंधित है? धर्म महापात्र की नियुक्ति के संबंध में, प्रयाग की सभा के संबंध में और सुदर्शन झील के संबंध में। तो इसका आपको सही उत्तर हो जाएगा चोल संगम झील का निर्माण जो है राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया था। धर्म महापात्र की नियुक्ति आपको अशोक के द्वारा किया गया था। प्रयाग की सभा आपको हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। जिसका सही उत्तर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का
प्रभाव पश्चिम भारत तक था। ऑप्शन ए है कलिंग शिलालेख, ऑप्शन बी है अशोक का गिरनार शिलालेख, ऑप्शन सी है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, ऑप्शन डी है अशोक का सोपरा अभिलेख। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। कहता है 150 ईस्वी के रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त ने वह सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक के गवर्नर युवराज तुषास्प ने जलाशय के साथ नहरें बनवाई थी। इस प्रांत को अनर्त तथा सौराष्ट्र कहा गया है। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य के अधिपत्य का प्रमाण मिलता है। तो आपसे प्रश्न यह पूछे फ्रेंड कि रुद्रदामन प्रथम का शिलालेख कौन है, तो जूनागढ़ शिलालेख से संबंधित है। अगला प्रश्न है किस अभिलेख में कलिंग का वर्णन मिलता है, तो मौखिक शिलालेख में है, अभिलेख में है, रुद्रदामन अभिलेख में है, जूनागढ़ अभिलेख में है, हाथी गुफा लेख में है। यानी कलिंग विजय का वर्णन आपको किस अभिलेख से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसमें है फ्रेंड कि कलिंग अशोक का कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें बृहद शिलालेख से प्राप्त होता है। हाथी गुफा अभिलेख चेदी राजा खारवेल की आत्मकथात्मक प्रस्तुति है। यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। अगला है कि आपको कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन ए अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग और श्रीलंका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन श्रीलंका। अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख में यह स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्ययुक्त, केरलपुत तथा ताम्रपर्णी को छोड़कर सर्वत्र था। इन राज्यों को प्रत्यय और सीमावर्ती राज्य भी कहा गया है। अगला प्रश्न है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था वह कौन सा स्तंभ है? मौसकी स्तंभ है, रोमनदेही स्तंभ है, क्वीन स्तंभ है और भाबरू स्तंभ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको भाबरू स्तंभ। भाबरू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। बड़ों का सम्मान और धार्मिक सहिष्णुता है, इसलिए ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। 3 ऑप्शन सही है इसमें। अगला प्रश्न है अपने शिलालेख में अशोक सामंत किस नाम से जाना जाता है? चक्रवर्ती के नाम से, प्रियदर्शी के नाम से, धर्मदेव के नाम से और धर्मकृति के नाम से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन प्रियदर्शिका के नाम से। अशोक के शिलालेख में इसका प्रियदर्शी उल्लेख है। अशोक के अधिकांश अभिलेख देवनाम प्रियदर्शी, देवताओं मतलब होता है देवताओं का प्रिय अर्थात देखने में सुंदर या देवनाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि का उपाधि से संबोधित किया गया। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन थी? संस्कृत है, प्राकृत है, पाली है और हिंदी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राकृत है। अशोक के शिलालेख में प्राकृत भाषा का उल्लेख किया गया है। अतः अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः अपने शिलालेखों के लिए ही है। अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया गया है। पहला जो है शिलालेख है, दूसरा स्तंभ लेख है, तीसरा गुहा लेख शिलालेख है। 14 विभिन्न लेखों का समूह है इसमें, जो 8 भी विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुआ है। पहला जो है साहबगढ़ी से प्राप्त हुआ है, मानसेरा से प्राप्त हुआ है, कालसी से प्राप्त हुआ है, गिरनार से, धौली से, जौगढ़ से, एरागुड्डी से, सोपारा से प्राप्त हुआ है। अतः अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? ब्राह्मी लिपि है, सामरी लिपि है, पाली लिपि है, संस्कृत लिपि है। इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है
प्राचीन भारत में निम्नलिखित में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ब्राह्मी लिपि है, नंदनागरी है, शारदा है और खरोष्टी है। देखा सही उत्तर हो जाएगा आपका खरोष्टी, जो दाईं से बाईं लिखा जाता था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो ऑप्शन ए है ब्राह्मी, बी शारदा, सी खरोष्टी और डी है नंदनागिरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी खरोष्टी। अगला प्रश्न है अशोक अभिलेखों के पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया था। अशोक के शिलालेख को पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप, ब्यूलर, रॉबर्ट सेवियल, कॉडरिंगटन। देखा सही उत्तर हो जाएगा आपको जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। इसमें है कि अशोक के अभिलेखों को ब्राह्मी लिपि में जो पहली बार पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को गया था और 1837 ईस्वी में दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया था? ऑप्शन है रोमिला थापर, ऑप्शन बी है डीएन झा, ऑप्शन सी है बीए स्मिथ, ऑप्शन डी है एचसी राय चौधरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रोमिला थापर। रोमिला थापर ने कहा था कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन का अधिकांशतः उचित था। यह रोमिला थापर ने बोला था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला और उज्जैन। तो सही उत्तर आपको हो जाएगा तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। वैशाली वर्तमान में बिहार का एक प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध एवं जैन धर्म से जुड़ा रहा है। यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वजी संघ के अंतर्गत एक प्रमुख गणराज्य था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ विश्व भर के लोग पढ़ने आते थे। अगला टॉपिक आपको मौर्योत्तर काल से है। प्रथम क्वेश्चन है प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए और कालानुक्रम सजाइए। मतलब पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, उसके बाद कौन आया था। तो सबसे पहले आपको चंद्रगुप्त मौर्य का था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आपको शुंग वंश हुआ था। यानी एक में चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा मौर्य वंश, दो में हो जाएगा शुंग और तीन में आपको हो जाएगा कन्नव और चार में हो जाएगा आपका कुषाण। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी ए 2 1 2 1 4 3। कहता है कि मौर्य वंश की अवधि लगभग 321 ईसा पूर्व से 181 ईसा पूर्व माने जाते हैं। शुंग वंश के काल की अवधि लगभग 184 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व मानी जाती है। कन्नव वंश की अवधि लगभग 173 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व है। कुषाण साम्राज्य को ईस्वी की पहली से तीसरी शताब्दी के मध्य माना गया है। अगला प्रश्न है कि ताम्रलेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था वर्मा से, थाईलैंड से, कंबोडिया से और जावा से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जावा सुमात्रा से। ताम्रलेख में प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क जो कहा जाता है जावा और सुमात्रा से था। पालवंशीय शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उन्होंने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव
दान दिया था। अगला प्रश्न है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया था? ऑप्शन ए धरेंद्रनाथ, संग्राम धनंजय, बालपुत्र देव, चूड़ामणि वर्णियम। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बालपुत्र देव। उन्होंने देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना किया था। अगला है स्थलों का और वर्तमान में किस राज्य में है मिलान करना है। तो इसका आपका हो जाएगा कर्ण सुवर्ण कहाँ किस राज्य में पड़ता है, प्रयाग ज्योतिष किस राज्य में पड़ता है, गिरनार किस राज्य में पड़ता है और प्रतिष्ठान किस राज्य में पड़ता है। तो कर्ण सुवर्ण जो है आपको पश्चिम बंगाल में पड़ रहा है वर्तमान में। प्रयाग ज्योतिष जो है आपको असम में है। गिरनार आपको गुजरात में है और प्रतिष्ठान आपको महाराष्ट्र हो जाएगा। तो कर्ण स्वर्ण आपको पश्चिम बंगाल हो जाएगा। प्रयाग प्रयाग ज्योतिष आपको असम में है, गिरनार महाराष्ट्र में है और प्रतिष्ठान गुजरात में है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां का वर्णित मिलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख, भित्री अभिलेख, नासिक अभिलेख और सांची अभिलेख। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। इसमें उसके उपलब्धियां का वर्णन किया गया है। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन प्रथम का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिलालेख का उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के लेख भी खोदे गए हैं। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के अभिलेखों के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसके द्वारा किया गया था? हर्षवर्धन के द्वारा, कनिष्क के द्वारा, रुद्रदामन के द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रुद्रदामन के द्वारा। जो झील था उसका जो मरम्मत, जलाशय का मरम्मत रुद्रदामन के द्वारा किया गया था। पता है कि रुद्रदामन का प्रथम का 130 से 150 ईस्वी तक इसका शासन काल था। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात से गिरनार पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। संस्कृत भाषा का यह अभिलेख प्रारंभिक संस्कृत अभिलेखों में से एक है। इस अभिलेख से सुदर्शन झील के बांध के निर्माण तथा पुनर्निर्माण की सूचना प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं प्रचलन किया था? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, मेनांडर के द्वारा, भीम कटफिशेस के द्वारा, गौतमीपुत्र सतकर्णी के द्वारा। जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी भीम कटफिशेस के द्वारा सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा प्रचलन किया था। पता है कि कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण का शासक था भीम कटफिशियस जिनके द्वारा स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। अगला प्रश्न है, पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी, किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है सातवाहन के द्वारा, ऑप्शन बी है शकों के द्वारा, ऑप्शन सी है कुषाणों के द्वारा, ऑप्शन डी है मौर्यों के द्वारा, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सातवाहनों के द्वारा। सातवाहनों के द्वारा जो है शीशे के सिक्के एक बड़ी संख्या में जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के बाद किस शासक ने भारत पर राज किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्नौ वंश। शुंग वंश के बाद कन्नौ वंश था जो भारत पर शासन किया था। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया।
वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली उन्हें ही कण्व वंश के नाम से जाना गया। शुंगों के सम्मान यह भी ब्राह्मण वंश के ही था। अगला टॉपिक गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग से संबंधित है। कहता है किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था? ऑप्शन ए है श्रीगुप्त, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय था जो अपने बड़े भाई की हत्या कर उनके गद्दी पर बैठा था। कहता है समुद्रगुप्त के पश्चात उसका बेटा रामगुप्त शासक बना था, लेकिन शकों के आक्रमण का समक्ष विरोध न करने के कारण उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया और शकों के विरुद्ध विजय प्राप्त किया था। तो समुद्रगुप्त के पश्चात उसका बेटा रामगुप्त बना था और वह रामगुप्त जो है शकों को युद्ध करने में वह सक्षम नहीं था। इसी कारण उसको क्या किया, उसका भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्होंने रामगुप्त के हत्या कर दिया और उस पर अपना शासन करने लगा और उसकी पत्नी से भी विवाह कर लिया। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य है, ऑप्शन बी पुष्यमित्र शुंग है, ऑप्शन सी कनिष्क है, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों का मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दिया है। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है उसमें भी प्राप्त होता है, जिसे हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। कहता है गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वह कौन था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त और रामगुप्त। इसका सही गुप्त हो जाएगा आपको स्कंदगुप्त। बुरी तरह परास्त हुए। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसे गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के 5वीं शताब्दी के अंत तक 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम में कई क्षेत्रों पर हुनों ने कब्जा कर लिया। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन कुमारगुप्त, ऑप्शन सी धर्मपाल, ऑप्शन डी पुष्यमित्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। कहता है कि ह्वेनसंग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक शकदित्य था, जिसे बौद्ध धर्म के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शकदित्य की पहचान गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है। कुमारगुप्त के प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रदित्य थी। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसे ध्वंसावशेष बरगांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। तो 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्त शासकों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया था। बाद में बुद्धगुप्त तथा बालदित्य नामक गुप्त शासकों ने इस विहार को दान दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? मौर्य वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, पाल वंश। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक गुप्त वंश था कुमारगुप्त। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? इसका ऑप्शन आपको हो जाएगा नागार्जुन, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी शिलभद्र, ऑप्शन डी शांति रक्षित। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी कौटिल्य, जो नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नहीं थे। कौटिल्य जो चाणक्य
या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। 4वीं-3वीं शताब्दी ईसा पूर्व आचार्य तथा मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य तथा बिंदुसार के कार्यकाल के प्रधानमंत्री एवं अशासक रचयिता माने जाते हैं। परंपरा के अनुसार वे तक्षशिला के संबंध आचार्य थे, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय महाविहार का सुनियोजित विकास गुप्त काल में ही हुआ था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? चिकित्सक विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, रसायन विज्ञान के लिए। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बौद्ध धर्म के लिए, क्योंकि बौद्ध धर्म के शिक्षा दी जाता था। अगला प्रश्न है, कथन और कारक का, इसमें से सही चुनना है आपको। तब 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। यह सही है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा विहार का पतन हो गया था। अगला है कारण, महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है। अतः नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ था। महाविद्यालय यह दक्षिण में राजगिर, प्राचीन नाम इसको राजगिर को राजगिरी भी कहा था, के निकट था। 5वीं सदी के मध्य गुप्त शासकों के समय में नालंदा स्थित महाविद्यालय अस्तित्व में आया था। 12वीं सदी के अंतिम दशक में मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया था। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा विद्यालय का महत्व घट गया था। अगला प्रश्न इसमें से सही चुनना है। कहा है कि फाहियान एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नहीं, यह गलत है, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। 2 है, हिंसक एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। यह गलत है, हिंसक जो है हर्षवर्धन के समय भारत का दौरा किया था, इसलिए कथन 1 और 2 दोनों गलत है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फयान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है रामगुप्त, ऑप्शन डी श्रीगुप्त, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फयान भारत आया था। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा कब किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इसमें से कोई आंसर नहीं दिया हुआ है। चीनी यात्री सुंग यूंग ने 518 ईस्वी से 521 ईस्वी तक भारत की यात्रा की तथा इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा के उपरांत बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां एकत्रित कर वह चीन लौट गया था। अगला प्रश्न, नगर का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल के, प्रतिहार युग के, राष्ट्रकूट युग के, सातवाहन युग के। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको गुप्त काल का। कहता है कि गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुआ था। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अर्थव्यवस्था में था, उनमें से अधिकांश को गुप्त युग या तो त्याग दिया गया या वहां के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर भीमसेन के आगमन तक गांव बन गया। मथुरा जैसे महत्वपूर्ण नगर कुम्हरार, सोनपुर, सोहगौरा, उत्तर प्रदेश, गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र का ह्रास ही इसका प्रमाण का प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो ऑप्शन ए है कल्याण, ऑप्शन बी है ताम्रलिप्ति, ऑप्शन सी है भरौच, ऑप्शन डी है कस्बे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। इसमें आपको ताम्र था, इसके बाद कल्याण था, इसके बाद कस्बे था, भरौच नहीं था। पता है कि गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, श्रीलंका, सुमात्रा आदि देशों का व्यापार होता था। पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु कच्छ, जिसको भरौच कहता है,
जहां से पश्चिम देशों के साथ सामुद्रिक व्यापारी होता था। इसके अलावा कल्याण और कम्मे जैसे भी उत्तर भारत में व्यापार होता था। अगला है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट और प्रतिहार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुप्त वंशों के द्वारा मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम दान में दिया था। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों में सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमियों का उल्लेख किया गया है उसे यह स्पष्ट है कि भूमि दान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाले किस वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? ऑप्शन ए है गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट और प्रतिहार। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। कहता गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम दान में दिए थे। अगला प्रश्न है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का 1/4 भाग, उपज का 6ठा भाग, उपज का 1/8वां भाग, उपज का आधा भाग। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपज का 1/6ठा भाग जो था भू राजस्व का दर गुप्त काल में था। अगला प्रश्न है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/3, 1/4, 1/6, 1/8। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/6। गुप्त काल में भू राजस्व का दर 1/6 निर्धारित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगली भूमि को, सिंचित भूमि को, घने जंगल वाली भूमि को, जोती हुई भूमि को, इनमें से कोई नहीं। तो अपरहत भूमि जो कहा जाता था, बिना जोती हुई जंगली भूमि को कहा जाता था, जिस पर खेती नहीं होता था। अगला प्रश्न है, अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करें। अमरकोश के अनुसार जो था, उर्वरा उपजाऊ भूमि था, मरु रेगिस्तान भूमि था, सात बल्ला घास था और द्विमात्रिक वर्षा से सिंचित भूमि था। तो इनमें से आपको सभी आंसर सही हो जाएगा, सही प्रकार की भूमि उस समय था, इसलिए इसका उत्तर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिसको कहा जाता है, नवरत्नों में एक अमर सिंह था जो अमर कोश नामक ग्रंथ की रचना किया था। अमर सिंह के द्वारा एक अमर कोश रचना किया गया था जो चंद्रगुप्त के नवरत्न था, उसमें से एक व्यक्ति था वो। अमर कोश भूमि का 12 प्रकारों की भूमियों की सूची दी गई है, जिसमें शामिल था उर्वरक यानी उपजाऊ भूमि, मरु मतलब मरुस्थल की भूमि, ऊसर मतलब बंजर भूमि, अपरहत मतलब परती भूमि, साध्वल यानी सदवाला यानी घास वाली भूमि, पंकिल यानी कीचड़ वाली भूमि, जल प्राय नुपम मतलब नम युक्त भूमि, कच्छ मतलब दलदली या जल स्रोतों के निकट वाली भूमि, सकरा मतलब चूना पत्थर कंकर युक्त भूमि, सकरावती यानी बलुआही भूमि, नदी मातृक भूमि यानी नदी संचित भूमि, देवमात भूमि यानी वर्षा द्वारा सिंचित भूमि। यह 12 प्रकार का वह भूमि का अमरकोश की किताब में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति लेख किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा, हरिसेन के द्वारा, रवि कीर्ति के द्वारा, शुद्धा के द्वारा। तो इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख जो समुद्र गुप्त से संबंधित है वह हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति लेख हरिसेन था। हरिसेन ने इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज के अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के विषय में प्रशासनात्मक वर्णन प्रस्तुत किया गया, जिसे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वंश के शासकों को पुराणों में त्रिपर्वतीय कहा गया है? वाकाटक का, इक्ष्वाकु का, शक का, खारवेल का। इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, इक्ष्वाकु को त्रिपर्वतीय कहा गया है पुराणों में। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में
श्री प्रवर्ती यानी श्री पर्वत क्षेत्र का शासक कहा गया है। आंध्रभृत यानी आंध्रों का नौकर कहा गया है। पहले वे सातवाहनों के सामंत थे, किंतु उनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इस वंश का संस्थापक श्री शांत मूल था। यानी इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक कौन था? श्री शांत मूल था। अगला प्रश्न है कि राजा प्रवर सेन के बारे में बताइए कौन सा सही है। पहला है वह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। राजा प्रवर सेन, उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक फैला था। वो अपने पिता बिंद शक्ति के उत्तराधिकारी बने। ऑप्शन डी है उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है। तो राजा प्रसेन सेन के बारे में ऑप्शन चारों सही दिया हुआ है। इनमें से सभी आंसर हो जाएगा उपयुक्त, इनसे एक से अधिक। हुन राजा तोरमन किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? ऑप्शन ए यशोवर्मन, ऑप्शन बी प्रकाश धर्मन, ऑप्शन सी राजवर्धन, ऑप्शन डी विष्णुवर्धन, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश धर्मन के द्वारा हुन राजा तोरमन औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था। तो हुन राजा तुरमन औलिकर राजा प्रकाश धर्मन द्वारा पराजित किया गया था। चंद्रगुप्त की मृत्यु के स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हुनों ने गंगा घाटों पर पुनः आक्रमण किया। इस दूसरे आक्रमण का नेता तुरमन था। मध्य भारत में एरन नामक स्थान से 12 प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिला है। कौशाम्बी से तोरमन की 2 मोहरें मिली है। तोरमन ने अपने पुत्र मिहिरकुल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है वर्धन राजवंश के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए पुष्यभूति, राजवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पुष्यभूति, यानी वर्धन वंश का संस्थापक था पुष्यभूति। वानभट्ट की रचना हर्षचरित के अनुसार वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति नामक व्यक्ति था, जिसका राजधानी थानेश्वर या स्थानेश्वर था। हर्षवर्धन इस वंश का सबसे महान शासक था। अगला प्रश्न है कवि वान निवासी था, यानी कवि वानभट्ट जो है कहाँ का निवासी था? पाटलिपुत्र का, थानेश्वर का, भोजपुर का, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कवि वानभट्ट जो वानभट्ट जो काफी इसके बारे में जो है जन्म कहाँ हुआ है इसके बारे में बहुत सा मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म जो है सो नदी किनारे अवस्थित पीतिकुट्टा नामक गांव में हुआ था, परंतु इसका जन्म को लेकर विद्वानों में मतभेद है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किया था? फहियान किया था, हेनसोंग किया था, इटसिंग किया था, तारनाथ किया था। तो हेनसोंग जो है हेनसोंग के समय हर्षवर्धन के समय हेनसोंग के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फहियान के द्वारा आया था भारत। हर्षवर्धन के समय सबसे प्रमुख घटना चीनी यात्री हेनसोंग के भारत के आगमन था। उसकी उत्कल अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा प्रभावित किए गए स्थानों पर देखने को मिलता है। पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की तिथि थी उन दिनों भारत में सुलभ थे। उन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तान शासकों की राजधानी चांगआन चंग ने भारतवर्ष के लिए 629 में प्रस्थान किया था। चीनी यात्री हेनसोंग किस विद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया था? तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध, नालंदा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नालंदा। नालंदा में अध्ययन करने के लिए चीनी यात्री हेनसोंग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। अगला प्रश्न है हेनसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती व कपड़ों की उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र और कांची। तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा मथुरा। हेनसोंग के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध जो केंद्र था वह मथुरा था। चीनी यात्री हेनसोंग 1406 से 647 ईसा
ईस्वी के समय भारत में आया था। इसके अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। वाराणसी रेशमी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। यानी सूती वस्त्रों के लिए मथुरा प्रसिद्ध था और रेशमी वस्त्रों के लिए वाराणसी प्रसिद्ध था। निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? अश्वत्थ जहां, भास्कर वर्मन, राजा दाहिर, उनमें उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मन जो हर्ष के समय असम पर शासन किया था। भास्कर वर्मन असम पर शासन किया था। भास्कर वर्मन कामरूप जिसको असम कहते हैं, वर्तमान वर्मन राजवंश का शासक था। मुकुंद माधव शर्मा की पुस्तक इंक्रिप्शन ऑफ एशियंट असम और असम गजेटर के अनुसार भास्कर वर्मन के उपरांत कुछ वर्षों के लिए अवंती वर्मन शासक बना था, जिसे साल स्तंभ ने गद्दी से हटाकर सिंहासन हथिया लिया था। 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत का कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और संस्कृति गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता है? अशोक महान, हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, उपयुक्त एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो 7वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता है। गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ था? ऑप्शन ए, वैशेषिक, मीमांसा, न्याय, उपयुक्त में एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा न्याय। गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान करने के लिए जो एक न्याय दर्शन का स्थापना किया गया था। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? ऑप्शन ए, आर्यभट्ट, ऑप्शन बी, भास्कर, ऑप्शन सी, ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन डी, बरामीर, ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा गुप्त काल में औद्योगिक के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता है? सुश्रुत, सौमिला, शूद्रक और शौनक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी गुप्त काल के दौरान औद्योगिक के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। सुश्रुत जो है शरद क्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इसके शासनकाल लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि था। शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार थे। सौमिला गुप्तकाल नाटककार थे जिन्होंने कालिदास ने भास और कई पुत्र के साथ याद किया जाता है। इस प्रकार गुप्त काल में औद्योगिक के क्षेत्र में उक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया था। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग जो था उसका अंतिम पुस्तक में इसकी सही उत्तर ये माना, क्योंकि गुप्त काल का काल जो था अब 275 एडी से प्रारंभ होता है, जो सुश्रुत के समान काल 1000 बीसी से 600 ईसा पूर्व के करीब या 1000 बाद का है, इसलिए इसको गुप्त काल मानना जो अच्युतपूर्ण नहीं है। अब अगला टॉपिक जो है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला का विकास। पहला प्रश्न है, ब्रावर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने, तांत्रिकों ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको आजीविकों ने ब्रावर की गुफा का उपयोग आश्रय के लिए किया था। मौर्य युग में पहाड़ियों को काटकर निवास स्थान बनाने की कला विकास हुआ था। अशोक तथा उसके पौध दशरथ के समय में ब्रावर तथा नागार्जुन की पहाड़ी काटकर आजीविकों के लिए आवास के लिए बनाया गया था।
अशोक के समय बराबर की पहाड़ी गुफा में सुदामा की गुफा और कर्ण चौपर आदि का गुफा प्रमुख है। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आजीवक संप्रदाय के लिए, बौद्ध संप्रदाय के लिए, वैष्णव समुदाय के लिए, बौद्ध संप्रदाय के लिए और शैव संप्रदाय के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बौद्ध संप्रदाय के लिए स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य कला निर्माण में सहयोगी थे? चंदेल शासक, गुजर प्रतिहार, चाहमान और परमार। इसका सही उत्तर हो जाएगा चंदेल शासकों के द्वारा जो है खजुराहो के मंदिर का निर्माण किया गया था। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है खजुराहो, जो चंदेल राजा द्वारा निर्मित किया गया था। ये मंदिरों का निर्माण मुख्यतः 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य 950 से 250 ईस्वी में यानी चंदेल के मुख्य काल, लेकिन पूर्ववर्ती काल में निर्माण हुआ में बीच कराया गया था। मंदिरों में कंदारिया महादेव मंदिर भी वहां स्थित है। अगला प्रश्न है, कला की गांधार शैली निम्न के समय फली फूली थी? कुषाणों के समय, गुप्तों के समय, अकबर के समय और मौर्यों के समय। इसका सही उत्तर हो जाएगा कुषाणों के समय जो है गांधार कला का विकास हुआ था। नहीं, गांधार कला शैली का विकास प्रमुख रूप से कुषाण के समय में हुआ था। बुद्ध की प्रतिमाओं का व्यापक रूप भी इसी निर्माण शैली का विकास का है। बुद्ध के प्राचीनतम प्रतिमा विकास शैली से प्राप्त होती है, गांधार से, मथुरा से, मौर्य से, गुप्त से। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको गांधार शैली से। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा जो प्राप्त हुआ है वह गांधार शैली से ही निर्मित प्राप्त हुआ है। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के प्रयागराज के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्ति किस कला का महत्वपूर्ण अवशेष है? बोला मौर्य काला का, गुप्त काल का, राष्ट्रकूट का, इनमें से एक से अधिक। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर जो है इलाहाबाद में है, वह गढ़वा के मंदिर में बनी मूर्ति जो है वह किस काला का उदाहरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त काल का है। देवगढ़ दसवां अवतार मंदिर जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में अवस्थित है, गुप्तकालीन मंदिर है। इलाहाबाद में गढ़वा किले में स्थित गढ़वा मंदिर भी गुप्तकालीन है। वैसे बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है बदामी में, बाग में, एलोरा में और अजंता में। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बाग में, यानी बोधिसत्व का जो है पद्मपाणि की पेंटिंग जो है बाग में स्थित है। बोधिसत्व पद्मपाणि इसको अवलोकितेश्वर पेंटिंग या अजंता में स्थित है। असाधारण भित्ति चित्र लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य बना है। अजंता के चट्टानों को काटकर बनाया गया बौद्ध मंदिर जो आंतरिक भाग में संरक्षित है। राजसी और देवत्री दोनों के संकेत के रूप में पहने जाने के लिए विस्तृत मुकुटों का प्रारंभिक दृश्य प्रमाण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अभिलेखों में निम्नलिखित में से विधवा दहन का उदाहरण प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त का एरन अभिलेख, बुद्धगुप्त का एरन अभिलेख, भानुगुप्त का एरन अभिलेख और तोमन शासक का बराह अभिलेख। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, भानुगुप्त का एरन अभिलेख में विधवा दहन का यानी सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। भानुगुप्त के एरन अभिलेख में विधवा दहन अर्थात सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। भानुगुप्त के मंत्री गोपीराज के युद्ध में मृत्यु हो जाने के बाद उनकी पति ने सती होने का उल्लेख दिया था। अभिलेख लगभग 510 ईस्वी का है। एरन मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक गांव है जो बीना और रेवता नदियों के संगम पर स्थित है। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे चंदेल के, गुजर प्रतिहार के, चाहमान के और परमार के। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए,
चंदेल शासकों का स्थापत्य कला का यह उदाहरण है। अब खजुराहो के अधिकांश मंदिर चंदेल राजाओं के समय 950 से 250 ईस्वी में बनाया गया था। मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में पड़ता है। कहते बड़ा बुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्ति कला किसका शानदार उदाहरण है? बड़ा बुदुर ऑप्शन ए है भारत तिब्बत का, ऑप्शन बी है भारत इंडोनेशिया का, ऑप्शन सी है भारत और चंपा का, ऑप्शन डी है भारत जावा कला का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत और जावा का। बड़ा बुदुर जो विश्व के सबसे अद्भुत स्तूप है, वह जो मूर्ति कला है वह आपको भारत और जावा कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। बड़ा बुदुर जो बोरोबुदुर स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है। यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व की विरासत स्थलों में शामिल है। प्रश्न है चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के पास एक मिशनरी भेजा था? कहने मतलब है चीनी स्रोत के अनुसार जो है श्रीलंका का शासक एक मेघवर्मन था, जिसने बौद्ध मंदिर बनाने के लिए बोध गया में किस गुप्त राजा के पास एक दूत भेजा था, यानी मिशनरी भेजा था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त के पास भेजा था। मेघवर्मन ने बोध गया में एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए समुद्र के पास दूत भेजा था। समुद्रगुप्त ने सिलोन यानी श्रीलंका को ही कहा जाता है कि बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में एक मठ बनाने की अनुमति दिया था। अगला प्रश्न है जो बीपीएससी में अदर एग्जाम में पूछा गया है। दक्षिण भारत में चोल था, चालुक्य वंश था, पल्लव वंश था और संगम युग था, उससे संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न, चोल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए विजयालय, ऑप्शन बी कारिकाल, ऑप्शन सी आदित्य प्रथम, ऑप्शन डी राजराज प्रथम। तो चोल वंश का शासक संस्थापक था जो विजयालय था। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने किया था, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। उसने लगभग 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया। तंजौर, जिसको वर्तमान में तंजावुर कहा जाता है, स्वयं मंदिर राजराजेश्वर या विदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के काल में ही हुआ था। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है? ग्राम पंचायत के लिए, राष्ट्रकूट राजवंश के लिए, श्रीलंका के साथ व्यापार करने के लिए, तमिल संस्कृति की उन्नति के लिए, या इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्राम पंचायतों के लिए यह चोल काल प्रसिद्ध था। चोल शासन सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह था कि स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं का संचालन मिलता है। यहाँ इस काल में ग्राम स्वशासन की पूर्ण इकाई थी और ग्राम प्रशासन ग्रामवासी स्वयं करते थे। अगला प्रश्न है कौन मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी सोलंकी और ऑप्शन डी परमार, या उपनिषद से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चोल। मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य का व्यापक स्तर पर स्थानीय शासन जो मिलता है वो चोल वंश में मिलता है। कैलाश मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया गया था? चोल वंश के द्वारा आंध्र प्रदेश में, चोल वंश के द्वारा तमिलनाडु में, पल्लव वंश के द्वारा तमिलनाडु में, पल्लव वंश के द्वारा आंध्र प्रदेश में। तो कैलाश मंदिर का निर्माण जो चोल शासकों द्वारा पल्लव शासकों को किया गया था तमिलनाडु में, ऑप्शन सी उसका उत्तर हो जाएगा। कैलाश मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव शासकों के द्वारा कराया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में अवस्थित है?
वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, पद्मानुस्वामी मंदिर, अरुलमिगु रामनाथन स्वामी मंदिर, एकाम्बरेश्वर मंदिर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, एकाम्बरेश्वर मंदिर। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन ए राजा प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी राजेंद्र द्वितीय, ऑप्शन डी कुलोत्तुंग प्रथम, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या इनमें से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा प्रथम के द्वारा तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर जिले में अवस्थित एक हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी में बनाया गया था। मंदिर का निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक राजा प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। इसके नाम पर इसे राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह द्रविड़ निर्माण की शैली है। यह निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन थी? कुरूर या कांचीपुरम, मदुरै या में से एक से अधिक। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए, कुरूर जो था चेर राजवंश की राजधानी था। चेर राजवंश दक्षिण भारत में प्रसिद्ध दक्षिण पश्चिम भाग पर शासन किया था। यह वर्तमान में केरल तथा तमिलनाडु के कुछ भाग में है। केरल स्टेट गजेटियर के अनुसार चेर राजवंश ज्योतिवंशी था उल्लेख मिलता है, जिसका सभ्यता कुछ विद्वान कुरूर से ही करते हैं। जिस पर चेर राजा सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त हुआ है वह उदयजीरल था, यानी उदयजीरल का मतलब होता है उथिगन चेरल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजाओं में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कादम्ब का, चेर का, चोल का और पांड्य का। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, कादम्ब वंश का जो है राजवंशों का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं मिलता है। संगम साहित्य में चेर का, चोल का, पांड्य राजाओं का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? तो उरेयूर ऑप्शन ए मसालों के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र था, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, विदेशी व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था और आंतरिक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो संगम युग में उरेयूर जो था कपास के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरेयूर संगम कालीन महत्वपूर्ण नगर था। संगम युग में उरेयूर सूती वस्त्रों का महत्वपूर्ण बहुत बड़ा केंद्र था। इसका विवरण पेरिप्लस ऑफ द एथियन सी में अरगारू नाम से मिलता है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में मंदिरों के आकर्षक द्वार को क्या कहा जाता है? शिखर, गोपुरम, देवालय, मंडपम या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, गोपुरम। दक्षिण भारत में मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहा जाता है। दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वार गोपुरम कहा जाता है। पल्लव, पांड्य और चोलों के राजकाल में द्रविड़ शैली जो है पनपी थी। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे किंतु उनके प्रांगण चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार जिन्हें गोपुरम कहा जाता था। आगे चलकर गोपुरम भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पाकारित अलंकृत किया जाने लगा। चोल शासकों ने भव्य मंदिरों के साथ साथ विशाल गोपुरम का भी निर्माण भी किया था। अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंधों किसे स्थापित किए थे? कुषाण से, चेर से, पश्चिमी शक से, वाकाटक से या इनमें से कोई नहीं या एक में से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा चेर। रोमन साम्राज्य जो है व्यापारिक संबंध चेर से स्थापित किया था। रोमन साम्राज्य भारत के व्यापार का आरंभ संगम काल में ही हुआ था, जो चेर राजा के साथ आरंभ हुआ था। अरिकामेडू से कई रोमन वस्तुएं भी प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? अब्दुल रजाक देवराय प्रथम के समय, देवराय प्रथम के समय, देवराय द्वितीय के समय, कृष्णराय तृतीय के समय, उनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवराय द्वितीय के समय में
अब्दुल रजाक जो फारस के निवासी था, भारत आया था। फारसी राजदूत अब्दुल रजाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराज द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत मतला उल सदैन व उज्म उल बहरीन में देवराज द्वितीय के शासन का वर्णन किया है। अगला टॉपिक प्राचीन भारत का है, प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। इसका पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन ए योग, बी है न्याय, सी है सांख्य और डी है वैशेषिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको वैशेषिक, जो भारतीय दर्शन से परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और अगला क्वेश्चन है, कालिदास के कुम्हार संभव में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी मिलती है? सनत कुमार का, कार्तिकेय का, प्रद्युम्न का, अभिमन्यु का। इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्तिकेय का। कालिदास के कुमार संभव में कार्तिकेय के चरित्र का जन्म की कहानी मिलता है। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस का लेखक में से कौन है? अश्वघोष, विशाखा दत्त, कालिदास और भास। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको विशाखा दत्त, जो मुद्रा राक्षस लिखे हुए हैं। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त ने किया था। इस ग्रंथ के मौर्य इतिहास के मुगल चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश डालता है। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण और इंडिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको इंडिका, जो मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम है। अगला प्रश्न है, इंडिका का लेखक कौन है? ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी डायमेकस, ऑप्शन डी प्लिनी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मेगास्थनीज। पुस्तक और लेखक का इस प्रश्न में मिलान करना है। बृहत संहिता, बृहत संहिता के लेखक कौन है? मुंशी मानसा के लेखक कौन है? रजत रंगनी का लेखक कौन है? विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए बृहत संहिता के लेखक हो जाएगा बरामहिर। अब बी मुंशिका मानसा, मुंशिका मानसा के लेखक हो जाएगा ऑप्शन सी अतुला। और रजत रंगनी का लेखक हो जाएगा आपको कलहन। और विक्रमांक देवचरित के लेखक हो जाएगा आपको बिलहन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बृहत संहिता के लेखक हो जाएगा बरामहिर। मुंशिका मानसा यानी मुशिक वंश का अतुल या अतुल, रजतरंगिणी का कलहन, विक्रमांक देवचरित के बिलहन। अगला भी पुस्तक और उसके लेखक को मिलान करना है। और कामंदक, कामंदक को आपको हो जाएगा नीतिसार और कालिदास के कुम्हार संहिता। कौटिल्य का हो जाएगा आपको अर्थशास्त्र, पाणिनि के अष्टाध्यायी, कामंदक के नीतिसार, कालिदास का कुम्हार संभव। अगला प्रश्न है, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण और रजत रंगनी। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको रजत रंगनी। कलहन ने रजत रंगनी में कश्मीर के इतिहास लिखा है। इस ग्रंथ की रचना कलहन ने जयसिंह के शासन काल में किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य या कौटिल्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की थी। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस भाषा पर आधारित है? संबंधित आर्थिक संबंध पर, शासन के सिद्धांत और अभ्यास पर, विदेशी नीति पर, धन संचय पर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें हो जाएगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक। कहता है कौटिल्य द्वारा मौर्य प्रशासन में रचित और शासन के सिद्धांतों और अभ्यासों की पुस्तक पर, इनमें से राज्य के मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा ये सप्तांग सिद्धांत
आमत, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र की व्याख्या करता है। अ तत्कालीन प्रशासन, कृषि, शिल्प, व्यापार आदि से विस्तृत जानकारी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन ए आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक नीतियां पर, धार्मिक जीवन पर, सामाजिक जीवन पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डालता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इनमें इनमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डालता है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वानभट्ट, कौटिल्य, चार्वाक, विशाखादात। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कौटिल्य। कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र के रचनाकार है। अगला प्रश्न, इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल में राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान कीजिए। इसका आंसर आपको हो जाएगा बी, यानी महेंद्र वर्मन द्वारा मत विलास प्रहसन की रचना किया गया है। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन प्रथम को किया गया है। अमुक्त मल्याद कृष्ण देवराय के द्वारा किया गया है। समरांग सूत्रधार राजा भोज द्वारा किया गया, जो परमार वंश से संबंधित है। मान सोल्लास सोमेश्वर तृतीय के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, पेरिप्लस ऑफ एथियन सी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए टेसियस, ऑप्शन बी प्लिनी, ऑप्शन सी टॉलमी, ऑप्शन डी स्ट्रोबो। इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। इसमें से आपको ऑप्शन इसमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पेरिप्लस ऑफ एथियन सी के जो लेखक है वह अज्ञात है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कलहन, ऑप्शन बी विल्हन, ऑप्शन सी जैनाक, ऑप्शन चंद्रदाय। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक हो जाएगा आपको चंद्रदाय, ऑप्शन डी। है चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसका राय पिथौरा भी कहा जाता है, कि दरबारी कवि चंद्रवरदाय थे, जो पृथ्वीराज रासो की रचना किया था। इन्होंने चौहानों को अग्निकुंड के रूप में उत्पन्न बताया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? इसका भी आंसर हो जाएगा चंद्रदाय। अगला प्रश्न है, स्वप्नवाद वासवादता के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हो जाएगा कालिदास, ऑप्शन बी भास, ऑप्शन सी भवभूति, ऑप्शन डी राजशेखर। तो सही हो जाएगा ऑप्शन भास। स्वप्न वासवादता के लेखक भास है। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं, जिनमें से वर्ष 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री त्रावणकोर राज से प्राप्त किया गया और 1912 में प्रकाशन किया गया था। इन नाटकों के नाम में है एक प्रतिज्ञा, योग गंधारण्य, स्वप्न वासवादता, उरुभंग, दूत वाक्यम, पंचरात्रम, बालचरित्र, दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्य व्यायोग, प्रतिमानाकाटम, अभिषेक, नाटकम, अविमारकम और चारुदत्तम। यह कुल 13 इसको जो है नाटककार के रूप में इसको रचना किया गया है। अगला प्रश्न है, कुमार संभव महाकाव्य की कवि कौन है? वानभट्ट, चंद्रवरदाय, हरिसेन, कालिदास। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कालिदास। कुमार संभव के लेखक कालिदास है। कुमार संभव महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया। इसमें 17 सर्ग है, इनमें से केवल पहले 8 सर्ग ही कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं, बाकी 9 सर्ग अन्य कवियों के द्वारा लिखे गए हैं। इसमें प्राकृतिक चित्रण, कार्तिकेय के जन्म और तारकासुर वध की वृत्तांत वर्णित है। अगला प्रश्न है, कीर्तनार्जुनीयम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए भट्टी, ऑप्शन दो शूद्रक, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी भारवी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भारवी के द्वारा
कृतार्जुनीयम पुस्तक लिखा गया है। कृतार्जुनीयम पुस्तक के लेखक भारवी है। इस पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इनमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, उस शोध का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। संगम साहित्य, मिलिंद पन्हो, जातक कहानी, उपयुक्त में से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको मिलिंद पन्हो जो है प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर वर्णन नहीं करता है। पाली भाषा में लिखित इस पुस्तक नागसेन एवं हिंद यवन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। हरचरित नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी वानभट्ट, ऑप्शन सी विष्णुगुप्त, ऑप्शन डी परिमल गुप्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बाणभट्ट। हरचरित के लेखक बाणभट्ट है। हरचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने किया था। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। हरचरित ग्रंथ के लेखक बाणभट्ट है। अगला प्रश्न है कि पुस्तक और जो संबंधित व्यक्ति है उससे मिलान करना है। तो चरक किससे संबंधित था? तो चरक एक प्रकार के चिकित्सक थे। ब्रह्मपुत्र एक प्रकार के गणितज्ञ थे। बरामहिर जो एक प्रकार का ज्योतिषी थे और विशाखा दत्त एक प्रकार के नाटककार थे। तो आपको पूछे कि चरक क्या थे? तो चरक एक चिकित्सक थे, ब्रह्मपुत्र आपको गणितज्ञ थे, बरामहिर ज्योतिषी थे और विशाखा दत्त आपको नाटककार थे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह क्या है? चरक चिकित्सक थे, ब्रह्मपुत्र गणितज्ञ थे, वरामहिर ज्योतिषी थे और विशाखा दत्त नाटककार थे। अगला प्रश्न है कि राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए चरक, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन कामंदक। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कामंदक के द्वारा जो है नीति सार लिखा गया है। कामंदक द्वारा रचित नीति सार 1192 छंद श्लोकों को एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो 34 खंडों पर कर्णों एवं 20 अध्यायों का सर्गों में समूहीकृत है। इसमें अधिगम की पारंपरिक शाखाएं हैं। राज्य, इसके घटक और संरक्षक, अंतर्राज्यीय संबंधों का मंडल सिद्धांत, विभिन्न प्रकार की नीतियां, युद्ध और शांति कूटनीति की बुद्धिमत्ता और सैन्य संगठन, किन दोषों पर बचना चाहिए, परिशिष्ट तुलना के लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र और कामंदक के नीति सार की सामग्री को सूचीबद्ध करता है। प्राचीन भारत का टॉपिक आ गया पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल और यह प्राचीन भारत का अंतिम टॉपिक है। पहला प्रश्न है कर्नाट वंश के संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश के संस्थापक ऑप्शन ए नानीदेव, नरसिंहदेव, विजयदेव, हरिदेव या ऑप्शन ई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नानदेव। कर्नाटक वंश का संस्थापक नानदेव था। कर्नाटक वंश के संस्थापक नानदेव द्वारा 1097 से 1197 ईस्वी इसका शासनकाल था। वे एक महायोद्धा थे जो नान्यदेव ने कर्नाटक की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया था। कर्नाटक वंश का शासनकाल जो मिथिला का स्वर्णयुग कहा जाता है। पूछे कि मिथिला का स्वर्णयुग किस काल को कहा जाता है? तो कर्नाटक वंश को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह, राम सिंह, मति सिंह और श्याम सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा हरि सिंह। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। अगला प्रश्न है विचार कीजिए। कहता बिहार के विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में विचार करना है। तो पहला है कि यह बिहार में वर्तमान बांका जिला में स्थित है। ऑप्शन 2 है इसकी स्थापना पाल वंश शासक गोपाल के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म का व्रजयान संप्रदाय यहाँ फला फूला है। ऑप्शन डी है यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन शास्त्र जैसे अन्य
अन्य भी पढ़ाए जाते थे। इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन एक और 2। गलत कथन गलत है, बाकी 3 और 4 सही है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल में किस शासक के द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी गोपाल, ऑप्शन सी देवपाल, ऑप्शन डी महिपाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अंदर धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के स्थापना किया गया था। विक्रमशिला एक प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंशीय शासक द्वारा किया गया था। तिब्बती विद्वान लामा तारानाथ के अनुसार 10वीं शताब्दी के आते आते विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बृहद शिक्षा का केंद्र बन गया था। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तभी परे धर्मपाल के द्वारा यह स्थापना किया गया था। विक्रम विश्वविद्यालय शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन था? तो फिर वही पुनः रिपीट क्वेश्चन है, धर्मपाल के द्वारा किया गया था। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? पृथ्वीपति के, चेरो राजवंश के, ओनिवार के, कर्नाट वंश के। इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाट वंश के समय जो है मिथिला भाषा का विकास हुआ था। मैथिली भाषा का विकास कर्नाट वंश के शासनकाल में हुआ था। कर्नाट वंश का संस्थापक नानीदेव थे। अगला प्रश्न है कि उदयपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में किस राज्य में अवस्थित है? उदयपुर बंगाल में, बिहार में, गुजरात में और तमिलनाडु में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार में। उदयपुर शिक्षा केंद्र जो है बिहार में अवस्थित है। उदयपुर जिसे उदंडपुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख केंद्र था। यह बिहार में अवस्थित है तथा इसकी स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल के द्वारा उदयपुर का स्थापना किया गया था। और प्राचीन भारत का ये अंतिम प्रश्न है, कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध कौन है? सुल्तान शमसुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जलालुद्दीन आबदीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुल्तान जलालुद्दीन आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। पता है, अकबर के समान धर्म सहिष्णु एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जलालुद्दीन आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने संस्कृत में के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया था। श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे बौद्धों को संरक्षण प्राप्त था। फ्रेंड, यह प्राचीन भारत का पूरा जो अब तक बिहार में पूछा गया प्रश्न है पूरा करा दिया गया है। इसके बाद फ्रेंड आपको आधुनिक भारत का पूरा सेट लेकर आएंगे, जो अभी तक पूछा गया पूरा कराएंगे। फ्रेंड, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।